प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भी मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सीसीएस की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे पहले सीसीएस की आखिरी बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14 मई को हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। सीसीएस की इस बैठक के बाद कैबिनेट की भी एक बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात इसमें यह लिखी है कि मोदी कैबिनेट लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला मानती है, क्योंकि बीते दिन तक आपने देखा होगा इसको आतंकी हमला बोलने से पहले जांच की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था हर एंगल से इसकी जांच होगी। अब आज ये साफ कर दिया गया है कि ये जघन्य आतंकी हमला है। तो अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि एक आतंकवादी हमला है और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने यह तय किया कि अब किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि सरकार ने लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला यानी एक्ट ऑफ टेरर माना है। मोदी कैबिनेट ने अपने औपचारिक प्रस्ताव में कहा है कि इस आतंकवादी हमले को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया है। दूसरा, सरकार ने इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए यह दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है, चाहे उसका रूप या स्रोत कोई भी हो। तो मोदी सरकार ने इस हमले को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब तय है कि इस आतंकवादी हमले पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया दिख सकती है। तीसरा, इसी प्रस्ताव में सरकार ने उन देशों का आभार जताया है जिन्होंने इस हमले के बाद भारत को अपना समर्थन दिया था। चौथा, सरकार ने निर्देश दिया है कि इस आतंकवादी हमले की जांच को पूरी गंभीरता और पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमले के साजिशकर्ताओं, हमले के सहयोगियों और हमले के प्रायोजकों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके। और आखिरी बात इसमें यह लिखी है कि भारत सरकार हर नागरिक की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में घायल कई लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उनका एक्स पर यह पोस्ट काफी मायने रखता है। आप यहां पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ लिखा इस पोस्ट में कि इस हमले के पीछे जो भी साजिश करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता रही हूं जो प्रधानमंत्री ने आज लिखा है उसके मायने आखिर क्या है। जब वो साजिशकर्ताओं की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले, जैसे डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल, ये जो जितने डॉक्टर आदिल, ये जितने डॉक्टर्स हैं ना, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, इनकी बात नहीं हो रही है जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, यानी जो मास्टरमाइंड था। दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया। सभी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मायने भी आपको समझने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल उरी, पुलवामा, पहलगांव हमले के बाद भी कर चुके हैं। उरी हमले के बाद उन्होंने कहा था कि इस जघन्य अपराध के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसके बाद पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और एक मुंहतोड़ जवाब साजिशकर्ताओं और उसके मददगारों को दिया जाएगा। और इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी। और पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकवादी और उनके मददगारों को ढूंढकर सजा दी जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अब दिल्ली धमाके के बाद भी वो यही कह रहे हैं कि किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। यही दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर उमर मोहम्मद कौन है? वही जो कार में विस्फोटक लेके गया और फिर कार ब्लो अप होती है, इतने लोगों की मौत होती है, आत्मघाती हमलावर उसे माना जा रहा है। अब देखिए, ये दोनों बार बार रेकी कर रहे थे। जनवरी के महीने से ही प्रमाण मिल रहा है कि ये लोग लाल किले की रेकी कर रहे थे और इस दौरान यही दोनों डॉक्टर्स पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा देश तुर्की भी गए थे,
जिससे इस साजिश के तार अब काफी फैलते हुए दिख रहे हैं। जांच एजेंसियों का भी यह कहना है कि पुलवामा के रहने वाले इन दोनों डॉक्टर्स के पास एक नहीं बल्कि दो गाड़ियां थी, दो गाड़ियां। इनमें i-20 गाड़ी से धमाका हुआ था, जबकि लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी दिख रहा है ये आपको, ये भी बड़े धमाके की योजना बनाई गई थी। दोनों गाड़ियों और दो गाड़ियों से बड़े धमाकों का पूरा प्लान तैयार था और इस गाड़ी को भी डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम पर खरीदा गया था, दोनों गाड़ियां। और इस गाड़ी को भी डॉक्टर मोहम्मद, देखिए अब इस गाड़ी को भी पुलिस ने फरीदाबाद के एक गांव से जब्त कर लिया है, लेकिन दोनों ही गाड़ियां, ओनर कौन, मालिक किसके नाम पर, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि एक गाड़ी में धमाके के साथ चिथड़े उड़ गए जिसके, देखिए। बॉम्ब डिस्फ्यूज़र स्क्वाड को यहां बुलाया गया है। एनआईए की टीम को सूचना दी गई है। एनआईए की टीम रास्ते में है, जैसा कि यहां जो अधिकारी बता रहे हैं। आशंका है पुलिस को ये आशंका है कि कहीं i-20 कार की तरह ही इस कार में भी कोई विस्फोटक ना हो। आप चलिए सर, चलिए आप प्लीज रिक्वेस्ट। सर क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन आई है सर, वो उतना बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है सर, ये बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है सर? आप नाकों से दूर रहें, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। जो होगा आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। अभी आप सबके लिए यही निर्देश हैं कि आप नाकों से दूर रहें। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट ये आया है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके वाले दिन एक मस्जिद में भी रुका था। ये बहुत दिलचस्प है। ये मस्जिद दिल्ली के रामलीला मैदान के पास आसिफ अली रोड पर है और यहां से लाल किले की सुनहरी मस्जिद सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सुनिए पूरी कहानी। जांच एजेंसियों का कहना है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद पहले आसिफ अली रोड की इस मस्जिद में रुका था। बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करके सुबह 8 बजे वो दिल्ली में आता है और पहले वो आसिफ अली रोड की इस मस्जिद में रुका था और बाद में यहां से वो दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद आता है, जिसकी पार्किंग में वो पहुंचता है। तो आसिफ अली रोड पर ये जो मस्जिद है वहां पर पहले गया है वो, उसके बाद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में वो जाकर रुका। अब इससे इन दोनों मस्जिदों के बीच एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है कि आखिर ये पहले इस मस्जिद पर, फिर दूसरी मस्जिद के पार्किंग में गया, 3 घंटे रहा सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में, तो वहां पर क्या कर रहा था। और ये जो इतने बहुत दूरी नहीं है, देखिए कनेक्शन क्या दिख रहा है। बड़ा सवाल है कि धमाके से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद जो धमाके में उड़ा है कार ब्लास्ट के साथ, वो आसिफ अली रोड की फैज इलाही मस्जिद में किसी से मिलने गया था या वो वहां धमाके से पहले, कई लोग कह रहे हैं, नमाज पढ़ने गया था। इस टेरर मॉड्यूल के 3 हॉटस्पॉट्स हैं। पहला हॉटस्पॉट है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन शाहिद काम करते थे। दूसरा हॉटस्पॉट है पुलवामा, जहां डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर सज्जाद अहमद माला का घर है और ये तीनों यहीं से एक दूसरे को जानते थे। और इस टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने इन तीनों का ब्रेन वॉश किया था। तीसरा हॉटस्पॉट लखनऊ, जहां से डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी, भाई भी डॉक्टर है, डॉक्टर परवेज अंसारी, इस साजिश को अंजाम दे गए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां से शाहीन शाहिद और डॉक्टर परवेज अंसारी का घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से जानते हैं सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। आप इस नक्शे पर भी इन आतंकी डॉक्टर्स के घर से मुख्यमंत्री आवास की दूरी देख सकते हैं, 2.5 किलोमीटर। पिछले 2 दशकों से लखनऊ में कई नई कॉलोनियां बसाई गई, जिन्हें आतंकियों ने अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है और पिछले 20 सालों में यहां किस किस आतंकी संगठन के लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसकी पूरी सूची आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन संदिग्ध आतंकियों को लखनऊ में रहने के लिए जमीन और घर आसानी से कैसे मिला? तो इसे लेकर भी आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये पता चला है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी आजमगढ़ का रहने वाला था, लेकिन जब वो लखनऊ आया तो लखनऊ शहर के सबसे बड़े मदरसे के एक मौलवी ने उसकी मदद की।
इस मदरसे को लखनऊ में नदवा कहा जाता है, जहां दूसरे देशों से भी कई लोग पढ़ने के लिए आते रहते हैं। आरोप है कि इसी मदरसे का एक मौलवी डॉक्टर परवेज अंसारी के साथ लखनऊ जिले के मुतिकपुर आया और वहां एक व्यक्ति से यह कहा कि वो डॉक्टर परवेज अंसारी की गारंटी लेने को तैयार है और इस डॉक्टर को रहने के लिए यहां जमीन दिलाई जाए। और इसी के बाद मुतिकपुर में डॉक्टर परवेज अंसारी ने जमीन खरीदी और यहीं से वो फरीदाबाद, श्रीनगर इनके टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और उसकी बहन भी उसके साथ साजिश रच रही थी। सुनिए। बिल्डर हमारे थे, वो नदवा में पड़े हुए थे, वही कहने लगे इश्ताक भाई ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर और उनको ये घर देना है, और उनके कहने पर हमने उनको रजिस्ट्री कर दिया था। पैसा वगैरह सब उन्हीं ने लिया था। क्या उन्होंने कभी किसी से जिक्र किया, आपने देखा कोई उनसे मिलने आता हो या कोई चीज, कभी कोई ऐसी चीज होती हो कभी किसी सामने? नहीं देखा, बस उनके वालिद आके यहाँ रहते थे और वो भी 6-7 महीने पहले चले गए। कुछ दिन थे, मुर्गी वगैरह पाले हुए थे और उसके बाद फिर लापता हो गए। कभी आप लोगों को नहीं लगा कि इस तरीके की एक्टिविटी? अभी भी डाउट है कि लगता ही नहीं कि वो इस तरह को होंगे। अब अल्लाह बेहतर समझे कि क्या है। अब आपको ये बताते हैं कि इस टेरर मॉड्यूल का टेलीग्राम कनेक्शन क्या है और हम चाहते हैं कि इस जानकारी को हमारे देश के सभी माता पिता जरूर सुने और ये देखें कि उनका बेटा या उनकी बेटी अगर टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस ऐप पर किस तरह के चैनल्स को फॉलो करते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में इन सभी डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए टेलीग्राम ऐप का पुरजोर इस्तेमाल हुआ था। ये सभी डॉक्टर्स टेलीग्राम ऐप के 2 चैनल्स को फॉलो करते थे, जिसमें एक चैनल का नाम था फरजदे दारुल उलूम और दूसरे चैनल का नाम था उमर बिन खत्ताब। शुरुआत में इन टेलीग्राम चैनल्स पर कश्मीर की आजादी, कश्मीरी लोगों पर होने वाले झूठे अत्याचारों पर प्रचार होता था, लेकिन बाद में इन्हीं दोनों चैनल्स पर यह बताया जाने लगा कि इन सभी डॉक्टर्स के जीवन का असली मकसद जिहाद है। भारत इनका दुश्मन है और इन डॉक्टर्स को मतलब किस तरह से कट्टर सोच इनकी बढ़ाई गई, ऐसा व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बनाने के लिए एक पूरी कोशिश इन चैनल्स के जरिए की गई, जिससे इन पर किसी को शक ना हो और जैश इनकी मदद से भारत को दहला सके। इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर इन डॉक्टर्स को जैश के ये जिहादी वीडियो दिखाए जाते थे। इनका हर दिन, हर घंटे, हर मिनट जब भी ये वहां जाते ब्रेन वॉश किया जाता था। जांच एजेंसियों को शक है कि जब डॉक्टर उमर मोहम्मद ने धमाके से पहले 3 घंटे तक अपनी गाड़ी को लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में खड़ा रखा, तब वो इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर निर्देश ले रहा था और इसी के बाद उसने धमाका किया। अब तक की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि कार में धमाका करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद और विस्फोटक को छिपा कर रखने वाला डॉक्टर मुजम्मिल गनई तुर्की भी गए थे। ये दोनों डॉक्टर, मुजम्मिल भी और डॉक्टर उमर मोहम्मद भी। मुजम्मिल तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन दूसरा ये डॉक्टर उमर मोहम्मद। और अब शक है कि तुर्की में ही इन दोनों आतंकियों से इनके आका मिले और इसके बाद ये पूरी साजिश रची गई। तुर्की वही देश है जिसके राष्ट्रपति एर्दोआन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि वो हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और तुर्की ने ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ झूठ बोलने के लिए एक मंच सजा रखा था, जिस पर खड़े होकर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि पाकिस्तान 4 दिनों के लिए इस युद्ध में जीत गया। यहां तक कि भारत की सेना ने भी बताया था कि तुर्की के में ड्रोन्स और हथियार भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। जब भारत के लोगों ने तुर्की के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसी भारत के कुछ डॉक्टर्स तुर्की जा रहे हैं, तुर्की जाकर अपने आकाओं से मिल रहे हैं और भारत के खिलाफ इतनी बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है, वो भी तुर्की की धरती पर जाकर। कल हमने इसी शो में एक सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी हो सकता है, क्योंकि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ था जब पाकिस्तान की संसद में संविधान को बदलने की तैयारी हो रही थी और आसिम मुनीर को आजीवन पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपी जा सकती है। शुरुआत में पाकिस्तान की संसद में इस विधेयक का विरोध हो रहा था, लेकिन जब दिल्ली में हमला हुआ तो पाकिस्तान की सरकार और नेता घबराने लगे और जनरल आसिम मुनीर ने इसका फायदा उठा लिया और अब यह संविधान संशोधन आज पाकिस्तान की संसद में पास भी हो गया। सोचिए। आपको बिहार चुनाव का एग्जिट पोल दिखाते हैं जो एक्सिस माई इंडिया ने किया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। एक एग्जिट पोल में
इस एग्जिट पोल में एक्सिस माइंडिया के एनडीए को सबसे ज्यादा 43% वोट मिल सकता है, सबसे ऊपर। और फिर देखिए महागठबंधन को 41% वोट प्रतिशत मिलने का, जनसुराज को 4%, असदुद्दीन जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी, एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को 1% और अन्य को 11%। अगर पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू को लगभग 18% वोट मिल सकते हैं, जबकि आरजेडी को सबसे ज्यादा 24% और कांग्रेस को 10% वोट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 4%, ओवैसी की पार्टी को 1%। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 121 से 141 तक सीटें मिलने की संभावना है और एनडीए पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों पर पहुंच सकता है, जबकि महागठबंधन 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं, यानी जेडीयू और बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब हो सकते हैं। इससे बीजेपी को 50 से 56, जेडीयू 56 से 62, जबकि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 67 से लेकर 76 सीटें मिल सकती हैं। यहां आपको यह भी जानना होगा कि सबसे ज्यादा आरजेडी 143 सीटों पर लड़ी है, सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर के बाद, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सारी सीटों पर लड़ाई की है। और कांग्रेस को 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं, वो 60 सीटों पर लड़ रहे हैं, यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इस एग्जिट पोल की 5 और बड़ी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं बटा और लगभग ये देखिए मुस्लिम वोट जो है लगभग 80% मुस्लिम वोट एक मुश्त महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर काम नहीं किया, एआईएमआईएम का सफाया दिख रहा है। बस एक सीट अमौर की सीट हो सकती है जहां से अख्तरुल इमान उनके पिछली बार के विधायक जीत सकते हैं, वो भी अभी श्योरिटी नहीं है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। मुसलमानों ने वोट नहीं बंटने दिया, महागठबंधन का पूरा साथ दिया, एक मुश्त वोट एक तरफ दिया। इसके साथ ही 90% यादव वोट महागठबंधन को मिले। इस तरह मुस्लिम और यादवों को भारी संख्या में उनका वोट महागठबंधन की ताकत बन गया। लेकिन दूसरी तरफ अगड़े, पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के सबसे ज्यादा वोट एनडीए को मिले। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और अन्य सवर्णों के 60% से ज्यादा वोट एनडीए को मिले। इसी एग्जिट पोल का अनुमान है कि कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, तेली, पासवान समाज के 60 से 70% तक वोट एनडीए को मिले, जबकि दलित और दूसरी पिछड़ी जातियों के 52 से 60% तक वोट एनडीए को मिले। इसके मुकाबले महागठबंधन जैसा आप देख रहे हैं, उनको मुस्लिमों के 79% और यादवों के 90% वोट। अगर प्रोफेशन के मुताबिक देखें तो महागठबंधन को बेरोजगार, युवा, श्रमिक, किसानों के एनडीए के मुकाबले ज्यादा वोट मिल सकते हैं, जबकि एनडीए को स्वरोजगार, प्राइवेट नौकरी, सरकारी कर्मचारी, घरेलू महिलाओं के सबसे ज्यादा वोट मिले। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महिलाओं का सबसे ज्यादा समर्थन नीतीश कुमार को मिला। यह भी अनुमान है कि जेडीयू इस चुनाव में बीजेपी से बेहतर करती दिख रही है, जिसे पिछले चुनाव की तुलना में सत्ता शिफ्टिंग कहा जा सकता है। एक और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। नीतीश कुमार से ज्यादा लोगों का समर्थन बतौर मुख्यमंत्री उनको मिलता हुआ दिखाई